सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ तक शायद किसी को समस्या नहीं होगी। देखो करना क्या है, सिंपल सी बात है। कोई भी आपको स्ट्रक्चर दे रखा है, फॉर एग्जांपल मैंने मान लो आपको ऐसा कोई एक स्ट्रक्चर दे दिया, या मैंने आपको ऐसा कोई एक स्ट्रक्चर दे दिया, या फिर मैंने आपको कोई ऐसा एक स्ट्रक्चर दे दिया, या ऐसा जो भी हम किए हुए वैसा कोई आपको स्ट्रक्चर मिल गया। इसके अंदर सिंपली सपोर्टेड कर देता हूँ, कुछ भी कर लेते हैं, जैसे ये हमारे पास में है ना। या फिर हमने ऐसा कोई एक स्ट्रक्चर दे दिया, लुक एट दिस। ये सारे ऑब्जेक्टिव ही है ना, आप इसको सब्जेक्टिव ना मानिएगा, ये सारे ऑब्जेक्टिव ही हैं। तो ऐसा कोई आपको स्ट्रक्चर दे दिया और आपसे पूछा गया डिफ्लेक्शन निकालिए। अब डिफ्लेक्शन की जब मैं बात करूंगा तो इसके अंदर सपोर्ट यहां दे रखा है, इसमें सपोर्ट यहां दे रखा है, तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन इधर पूछा जा सकता है, इसमें इधर पूछा जा सकता है, इसमें इधर पूछा जा सकता है, इसमें इधर पूछ सकते हैं, इसमें इधर पूछ सकते हैं, या फिर इसमें डिफ्लेक्शन इधर आ सकता है, इसमें इधर आ सकता है, इसमें इधर पूछ सकते हैं, इसमें इधर पूछ सकते हैं, इसमें इधर पूछ सकते हैं। एनी डायरेक्शन में पूछा जा सकता है। तो करना क्या है आपको, सिंपल सी बात है भाई। इधर आपके पास में पी लोड लग रहा है, दिस इज द पी लोड जो आपको गिवन रहता है। तो सबसे पहले जो भी स्ट्रक्चर दे रखा है उसकी वजह से, जो भी स्ट्रक्चर दे रखा है और उस पर जो भी लोडिंग लगा है, एक्सटर्नल लोडिंग जो भी लगा है, उस लोडिंग की वजह से सारे मेंबर में फोर्सेस निकाल लो। तो भाई आपके पास जितने भी ये 1 2 3 4 5 ऑब्जेक्टिव है, तो पांचों में आपने क्या करा, फोर्सेस निकाल लिया। फिर क्या करना है, लोड को हटा दो। लोड को हटाने का मतलब आपने ये सारा हटा दिया, ये हटा दिया, ये आपने हटा दिया, ये आपने हटा दिया। अब आपसे जो है, अब आपसे पूछा जा सकता है, अब आपसे क्या करेंगे, क्वेश्चन में मेंशन रहेगा हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन निकालना है, वर्टिकल डिफ्लेक्शन निकालना है। अगर बोला जाए कि भी वर्टिकल डिफ्लेक्शन निकालो, तो भाई वर्टिकल डायरेक्शन में 1 यूनिट का फोर्स लगा दो। अगर बोला जाए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन निकालो, तो हॉरिजॉन्टल में 1 यूनिट का डिफ्लेक्शन लगा दो। इसमें भी वर्टिकल में पूछे, इसमें हॉरिजॉन्टल में पूछे, ये हॉरिजॉन्टल का हो गया, ये वर्टिकल का हो गया, ये हॉरिजॉन्टल हो गया, ये वर्टिकल हो गया, ये वर्टिकल हो गया, ये हॉरिजॉन्टल हो गया। तो जिधर भी जिस भी डायरेक्शन में आपसे पूछे कि भाई उस डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन निकालिए, तो जिस डायरेक्शन के लिए बोला गया उसी डायरेक्शन में 1 यूनिट का फोर्स लगाओ और सारे मेंबर में फोर्सेस निकालो। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, के सिस्टम ऑफ फोर्स निकालेंगे। के सिस्टम ऑफ क्या करेंगे, फोर्स निकालेंगे सारे मेंबर में। अब क्या करना है, यहाँ पे आपके पास में 3 मेंबर है, तो 3 मेंबर है, तो आपको करना क्या है, दिमाग के अंदर पहले से फिट है, पी के एल अपॉन ए ई निकालना है। तो भाई आपको क्या चाहिए, पी के एल का वैल्यू चाहिए। तो एक टेबुलर फॉर्म बना लो, टेबुलर फॉर्म बना लो। यहाँ पे क्या लिखो, यहाँ पे लिखो मेंबर, यहाँ पे हो जाएगा पी सिस्टम ऑफ फोर्स, यहाँ पे हो जाएगा के सिस्टम ऑफ फोर्स, यहाँ पे हो जाएगी लेंथ, और ये हो जाएगा पी के एल। अगर 2 मेंबर है तो सीधा सीधा हमने क्या करा था, यहीं पे लिख दिया। लेकिन 2 से ज्यादा मेंबर है, तब उस केस में जो है हम लोग क्या करें, टेबल बना लेते हैं। हमें चाहिए क्या, पी के एल का वैल्यू चाहिए, सारे मेंबर के पी के एल का वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे मेंबर मान लो ए बी सी डी, तो ये मेंबर हो जाएगा ए बी सी और सी डी, 3 मेंबर है, तो तीनों के लिए पी का वैल्यू लिखो। पी सिस्टम ऑफ फोर्स, ये के सिस्टम ऑफ फोर्स हो जाएगा। तीनों की लेंथ लिखो, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके यहां लिख दो, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके यहां लिख दो, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके यहां लिख दो, फिर इन तीनों को सम कर दो, तो ये आ जाएगा पी के एल। इसको उठा के यहां फॉर्मूले में ये हमारे पास में होता है समेशन पी के एल अपॉन ए ई। तो ये उठा के यहां पुट कर दो, सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा, कहानी खत्म। क्लियर हो गया। तो यही है, ये कोई लेंदी प्रॉब्लम नहीं, इट इज ऑब्जेक्टिव काइंड ऑफ प्रॉब्लम है। ये लेंदी प्रॉब्लम तब होता जब मैंने आपको ऐसी कोई ट्रस्ट दे रखी होती, ये मैंने आपको दे रखा होता कि भाई इसमें डिफ्लेक्शन निकालिए, नो डाउट ये सब्जेक्टिव प्रॉब्लम होगी, ये सब्जेक्टिव प्रॉब्लम है, ये ऑब्जेक्टिव में नहीं है, बट ये सारी ऑब्जेक्टिव में है। तो ऑब्जेक्टिव में आपके पास जब मेंबर आएंगे तो हद मार के जो क्वेश्चन दिया होगा उसमें 2 मेंबर होंगे या 3 मेंबर होंगे। अगर ज्यादा मेंबर आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि एक्सेस ऑफ मेंबर को वो किसी कंडीशन से हटा हुआ मानेगा, और वो आपको कंडीशन ढूंढनी पड़ेगी, वो ढूंढनी पड़ेगी, देयर इज नो चॉइस। ठीक है, तो वो आपको देखना पड़ेगा। जैसे 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 अगर मैं आपको बोल दूं कि भी मेरे पास में ये ट्रस है, ये ट्रस है, और इस ट्रस के अंदर मुझे जो है यहाँ पे लोड लग रहा है और ऐसा कुछ दे रखा है और मुझे इसको सोल्व करना है, और बोला गया कि भी वर्टिकल डिफ्लेक्शन निकालो कितना होगा, क्वेश्चन ये दे रखा है। अब क्या करें, तो भाई मुझे क्या करना है, इसको तो देखते पता चल रहा है कि यार इसमें इतने सारे मेंबर हैं, ऑब्जेक्टिव वाली चीज तो कतई ही नहीं दिख रही, तो क्या किया जाएगा। तो इसमें हम क्या करें, सबसे पहले कंडीशन अप्लाई कर लेते हैं। कंडीशन अप्लाई करते हैं, 2 कोलिनियर तीसरा वाला नॉन कोलिनियर, इसमें 0 फोर्स हो गया। 2 कोलिनियर तीसरा वाला नॉन कोलिनियर, 0 फोर्स हो गया। 2 कोलिनियर तीसरा वाला नॉन कोलिनियर, 0 फोर्स हो गया, राइट।
इस ज्वाइंट पे बात करें, इस पे बात करें तो 2 कोलिनियर, तीसरा वाला नॉन कोलिनियर, 0 फोर्स हो गया। अब क्या हुआ, इसके अंदर देखें तो सब में 0 है तो इनको हटा दो। अब इस वाले ज्वाइंट पे अगर हम बात करें तो इस वाले ज्वाइंट के ऊपर अगर हम देखें तो क्या कहानी हो जाएगी, इस वाले ज्वाइंट पे अगर हम देखें तो इस ज्वाइंट पे 2 मेंबर लगे हैं, दोनों पे ना लोड है ना रिएक्शन है, तो कंडीशन नंबर 2 की वजह से ये भी हट जाना है। कंडीशन नंबर 2 की वजह से इसमें भी 0, इसमें भी 0 फोर्स, तो ये क्या हो जाना है, ये हट जाना है। इधर भी सेम कहानी होगी, सारा का सारा हट जाएगा। तो भाई मेरे पास में बचेगा क्या, मेरे पास में बचेगा ये वाला ट्रस ओनली। और ये कहां है, अभी भी हमने बनाए थे, कहां रहा, ये रहा। तो अगर ऑब्जेक्टिव ऐसा आता है तो वो इसमें से कुछ ना कुछ आपसे पूछेगा ऐसा। और ये आप लोगों के लिए टॉप एक्सट्रीम लेवल का प्रॉब्लम है एसएससी जेईएन। टीएससी के लिए बेसिक है, वो आता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बट आप लोगों के लिए एक्सट्रीम सिचुएशन होगी। सो डोंट पैनिक, अगर ऑब्जेक्टिव में ऐसा कोई होचपोच क्वेश्चन आ जाए, बड़ा सा ऐसा दिखे कि यार क्या है ये, तो उसको टेंशन नहीं लेना है, कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो छोटा बनाएगा। ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव ही रखा जाता है। अगर सब कुछ लगाने के बाद में भी नहीं हो रहा तो ऐसे क्वेश्चन को छोड़ने के लिए दिया गया। फिर एक क्वेश्चन कर तो लोगे, लेकिन आधा अगर पौन घंटा लग गया तो फायदा कुछ नहीं है, मिलना एक मार्क्स ही है, तो टाइम के हिसाब से देखना है। ठीक है, चलो जी, तो ये कहानी हो गई। जिसको भी डाउट था कंसेप्ट में, ये सारे प्रॉब्लम है तो आप लोगों को समझ लेना है। अब आते हैं, ये तो हो गया हमारे पास में जो है वो कंसेप्ट को लेके। अब अगर मैं दोस्तों आपको बोल दूं कि भाई मुझे काम करो, ये जो आपके पास क्वेश्चन दे रखा था, जिसमें आपके पास इस तरीके का ये डेटा दे रखा था, आप एक काम करिए, दिस इज पी सी ए और बी, आप इसको सोम से सोल्व करके बताइए। सोम से सोल्व करिए, करिए फटाफट। सोम से सोल्व करके बताइए कितना होगा, क्या होगा। भाई ऑब्जेक्टिव है, जरूर थोड़ी आपको सारा इसी से करना है। अगर किसी को ये लेंदी लग रहा है तो सोम से सोल्व कर लो, करो फटाफट। तो अगर मैं इसकी सेकंड अप्रोच देखता हूं तो ये हो जाएगा सेकंड अप्रोच, second approach by using strain energy concept, by using strain energy concept, by using strain energy concept। तो स्ट्रेन एनर्जी कंसेप्ट क्या कहता है, स्ट्रेन एनर्जी कंसेप्ट ये कहता है कि भाई अगर आपको रिएक्शन का वैल्यू निकालना है, डिफ्लेक्शन निकालना है, तो डेल यू ओवर डेल पी इज इक्वल टू डेल्टा हो जाएगा। डेल यू ओवर डेल पी इक्वल टू डेल्टा हो जाएगा। तो आपको टोटल स्ट्रेन एनर्जी निकालनी है। टोटल स्ट्रेन एनर्जी जो दी जाएगी वो दी जाएगी यू सी ए प्लस यू सी बी। स्ट्रेन एनर्जी, स्ट्रेन एनर्जी आप जानते हैं चार चीजों की वजह से आती है, एक्सियल फोर्स, शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट एंड टॉर्सन, चारों की वजह से आती है। चूंकि मैं ट्रस की बात कर रहा हूं, ट्रस में आता है एक्सियल फोर्स, और एक्सियल फोर्स की वजह से जो स्ट्रेन एनर्जी दी जाएगी इंडिविजुअल मेंबर में वो दी जाएगी, दैट इज, तो इसमें दिया जाएगा। अगर मैं यू सी ए की बात करता हूं तो ये हो जाएगा पी सी ए, पी स्क्वायर एल अपॉन ट्वाइस ऑफ ए ई, और ये हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका, अगर मैं यूसीबी का लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, यूसीबी, यूसीबी इज इक्वल टू पीसीबी का स्क्वायर एल अपॉन ट्वाइस ऑफ ए ई। पीसीए और पीसीबी यानी कि मेंबर में फोर्स निकालना है, तो मेंबर में फोर्स आप निकाले हुए, इसके अंदर पी आता है और इसमें माइनस पी आ रहा है, उठा के पुट करके यहां लिख दो, तो ये हो जाएगा यू इज इक्वल टू पी स्क्वायर एल, पी स्क्वायर एल, पी स्क्वायर एल अपॉन ट्वाइस ऑफ ए ई प्लस माइनस पी का स्क्वायर, तो माइनस पी का स्क्वायर एल अपॉन ट्वाइस ऑफ ए ई, तो ये हो जाएगा आपके पास u इज इक्वल टू 2p स्क्वायर एल अपॉन 2ae। तो यहां से इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा p स्क्वायर एल अपॉन ae। दिस इज द टोटल स्ट्रेन एनर्जी। उठा के यहां पुट करोगे तो डिफ्लेक्शन आ जाएगा, दैट इज डेल u ओवर डेल p इज इक्वल टू 2pl अपॉन ae। ये लो, दो लाइन में आंसर, दो लाइन में आंसर। तो ये ऑब्जेक्टिव है। अब सोच आपके ऊपर रहती है कि आपको अगर स्ट्रेन एनर्जी वाला फंडा बनता है तो उसे कर सकते हैं, नहीं तो यूनिट लोड तो है ही सही, लिख लो इसको, दिस इज द सेकंड अप्रोच।
हाउ यू टुक UCA एंड UCB वैल्यू। तो माय डियर फ्रेंड्स, UCA वैल्यू जो होता है, देखिए स्ट्रेन एनर्जी जो रहता है, स्ट्रेन एनर्जी वो अगर हम देखें स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू एक्सियल फोर्स, एक्सियल फोर्स क्या दिया जाता है, ये दिया जाता है px² L अपॉन ट्वाइस ऑफ AE। px हो जाएगा जिस मेंबर में आप स्ट्रेन एनर्जी लिखना चाहते हैं उसमें एक्सियल फोर्स, और PCA यहाँ पे दो मेंबर है, तो दोनों मेंबर में मेरे पास फोर्स का वैल्यू हम लोग निकालना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो हमने P सिस्टम ऑफ फोर्स से वैल्यू निकाल ही रखा है, ये वाली वैल्यू, तो वो हमने पुट कर दिया यहाँ पे। श्रीनाथ, क्या नाम था बेटा, श्रीकांत। प्रवीण, दिस इज द स्ट्रेन एनर्जी जो हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं। और कोई डाउट किसी को, एनीवन? अरे भाई हमारे पास वैल्यू देखो ना, PCA का वैल्यू कितना है, FCA का वैल्यू, FCA प्लस है और FCB माइनस है, तो FCA प्लस है, FCA प्लस है और FCB माइनस है, तो वही साइन लिखे हैं। बिल्कुल राजन, टेंशन और कंप्रेशन के कारण वैल्यू लिखे हैं। चलो, तो ये प्रॉब्लम आप सबको बन गई होगी, तो आपको जो अप्रोच सही लगे उसके हिसाब से आप इसको कर सकते हैं। इट इज नॉट नेसेसरी कि आप जो है यूनिट लोड ही करें, हाँ लेकिन प्रैक्टिस जरूर होनी चाहिए। एग्जाम में मान लो स्ट्रेन एनर्जी वाला नहीं बन पा रहा हो तो ये बन जाएगा, नॉट ए बिग इश्यू। चलिए, सो नेक्स्ट हो जाएगा, अब एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे देता हूं, दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा होमवर्क के लिए। एक पहले दिया था सेक्शन मेथड में, यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे देता हूं, वो आपको ध्यान रखना है। लुक एट दिस, हियर इज, ये हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा कुछ ऐसे, दिस इज द वन, एंड यहाँ पे आपको डेटा दे रखा है 4.5 और 6 मीटर, 4.5 मीटर और 6.0 मीटर, दिस इज द वन, एंड लोड दे रखा है आपको 135 किलो न्यूटन, 135 किलो न्यूटन, एंड दिस इज द A, दिस इज द B, दिस इज द C। आपको निकालना क्या है, क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन दे रखा है डिटरमाइन हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन, हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन एट C point, at C point if area of member is 1500 mm square and E is equal to 2 into 10 raised to the power 5 megapascal। चलो, आप सोम का डाउट पूछ सकते हो। एरिया आपको दे रखा 1550 mm स्क्वायर एंड E हो जाएगा 2 into 10 raised to the power 5। So this is the homework question। कल की क्लास में इसको डिस्कशन करूंगा मैं, और मैं चाहता हूं जितने भी लोग लाइव हैं वो और जो इसको रिकॉर्डेड फॉर्म में सुन रहे हैं वो सारे इसको सोल्व करेंगे। ये कर लेते हैं तो आपको बड़ा आसान सा फील होगा, और इसको सोल्व करने का मतलब है मेथड ऑफ ज्वाइंट भी आप इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, और यूनिट लोड मेथड की तो हो ही रही है। चलिए लिख लिया सबने। सो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज द टॉपिक ऑफ एनालिसिस ऑफ द ट्रस, और ट्रस के बारे में जो भी था वो सारा यही है। इसको प्रैक्टिस करना अच्छे से, और एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, सो इसमें किसी भी तरह का कोई भी डाउट या क्लू नहीं रहना चाहिए कि सर इस वजह से नहीं हुआ, वो सारी चीज ना रखिएगा प्लीज, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड, दैट इज नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास में एनालिसिस, बेसिक मेथड फॉर एनालिसिस ऑफ इनडिटरमिनेट बीम।
नेक्स्ट हो जाएगा बेसिक मेथड्स फॉर एनालिसिस ऑफ indeterminate structure. बेसिक मेथड फॉर एनालिसिस ऑफ इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर. अब इसको समझ लो, हमेशा के लिए ऑब्जेक्टिव जो है कभी गलत नहीं होगा. लुक एट दिस. देखिए, इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर की बात करता हूं तो इनडिटरमिनेसी जो दी जाती है वो दो तरीके से दी जाती है. या तो डीएस देगा या फिर डीके देगा. डीएस के बारे में मैं जानता हूं, ये रिएक्शन और इंटरनल फोर्सेस को लेके बात करता है. डीके के बारे में जानता हूं, ये डिस्प्लेसमेंट को लेके बात करता है. हाँ या ना, दो चीजें होगी. तो ये किसको लेके बात कर रहा है? ये सपोर्ट रिएक्शन और इंटरनल फोर्सेस को लेके बात करता है, और ये डिस्प्लेसमेंट को लेके बात करता है. तो बेसिक मेथड फॉर एनालिसिस के लिए इन्हीं दोनों को ध्यान में रखते हुए दो नाम दिए गए. कौन कौन से नाम दिए गए? पहला नाम दिया गया फोर्स मेथड और दूसरा नाम दिया गया डिस्प्लेसमेंट मेथड. ये दोनों नाम आए कहां से? इन्हीं दोनों को ध्यान में रखते हुए. तो दिस इज द फोर्स मेथड जो इसको लेके बात करेगा, डिस्प्लेसमेंट मेथड जो इसको लेके बात करेगा. अब हम ये अच्छे से जानते हैं, किसी भी बीम के लिए, फ्रेम के लिए, ट्रस के लिए, किसी भी स्ट्रक्चर के लिए डीएस और डीके अलग अलग हो सकता है. इज इट पॉसिबल? बिकॉज ऑफ दैट कि डीएस जो होता है वो सपोर्ट रिएक्शन और इंटरनल फोर्सेस को लेके बात करता है, और डीके जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट को लेके बात करता है. तो किसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के लिए, पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का मतलब अगर मान लेता हूं मैं कोई बीम लेता हूं, तो किसी भी बीम के लिए हो सकता है डीएस ज्यादा हो डीके से, या फिर यह भी हो सकता है डीएस लेस देन हो डीके से. दोनों पॉसिबल है. और अगर मुझे इस बीम को अगर एनालिसिस करना है, जिसमें हो सकता है किसी बीम के लिए डीएस ग्रेटर देन डीके हो और किसी दूसरी बीम के लिए डीएस लेस देन डीके हो, दोनों पॉसिबल है. तो मैं इसको अगर एनालिसिस करूंगा तो दिखती सी बात है, फोर्स मेथड जो है वो डीएस के रेस्पेक्ट में दिया गया. तो यहां पे ये वाला मेथड सुटेबल होगा जब डीएस लेस देन हो डीके से. जितने कम अननोन होंगे उतना ही ये मेथड, डीएस का वैल्यू जितना कम होगा उतना ही ये मेथड आसान होगा. जितना डीके कम होगा, डीके लेस देन होगा डीएस से, तब ये सुटेबल होगा. कैसे? तो अगर मैं किसी भी बीम के लिए अगर मैं बात करता हूं, तो भाई बीम के लिए मुझे निकालना है एसएफ, बीएम और डिफ्लेक्शन. ये निकालना है. ये निकालने के लिए आपको, अगर मैं डीएस की बात करता हूं तो डीएस में आ जाएगा आपके पास में रिएक्शन निकालनी होगी और इंटरनल फोर्सेस निकालने होंगे. जब तक रिएक्शन का वैल्यू नहीं मिलेगा तब तक आप ये नहीं बना पाएंगे. देखती सी बात है. जैसे अगर मैं आपको बोल दूं सिंपली सपोर्टेड बीम, तो सिंपली सपोर्टेड बीम में जब तक आरबी आरए का वैल्यू नहीं पता होगा, आप इसका जो है इन तीनों रिएक्शन का वैल्यू नहीं पता होगा, तब तक आप ये नहीं बना पाएंगे. वेरी ऑब्वियस. वहीं अगर मैं कंटिन्यूअस बीम की बात अगर कर लेता हूं, कंटिन्यूअस बीम की अगर मैं बात कर लेता हूं, यहां पे मैं फिक्स बना देता हूं. तो अगर मैं कंटिन्यूअस बीम की अगर मैं बात करता हूं, जिसमें यहां पे फिक्स बना रखा है, तो क्या करें, इसका डीके 0, इसका डीके 0, यहां पे थीटा एक ही 1 थीटा, यानी कि ये हो जाएगा 1. तो इस बीम का अगर डीके देखेंगे तो डीके कितना आ रहा है? डीके आ रहा 1. लेकिन अगर मैं डीएस देखता हूं तो डीएस कितना आ रहा है? डीएस हो जाएगा, यहां पे आ जाएगी 3, यहां पे 1, यहां पे 3, 3 3 6 और 1 7, 7 माइनस 3 यानी कि 4. डीएस का वैल्यू 4. तो जरा इमेजिन करो, इस बीम के लिए अगर आपको एसएफडी बीएमडी बनानी है, सोचिए एसएफडी बीएमडी अगर बनाना है और अगर आप इसको लेके बात करेंगे, तो जब तक आपको 4 अननोन का वैल्यू, एडीस 7 अननोन थे, 3 का वैल्यू तो आपने इक्विलिब्रियम को यूज करते हुए निकाल दिया, बचे 4. जब तक इन चारों का वैल्यू नहीं निकलेगा तब तक आप जो है वो एसएफडी बीएमडी नहीं बना पाएंगे. डीएस को लेके अगर बोलते हैं तो, डीके को लेके बात करते हैं तो डीके कहता है कि यार कैसे करके इस थीटा का वैल्यू निकाल लो, सीधा सीधा आपको मोमेंट और शियर फोर्स का वैल्यू मिल जाना है, मोमेंट का वैल्यू मिल जाना है, और उसके बाद शियर फोर्स निकाल सकते हो. तो इस वाली बीम के लिए डीके लेस देन है डीएस से. तो मैं कोशिश ये करूंगा कि जो मेथड इसके लिए सुटेबल होगा उसको लेके सोल्व करूंगा. एक अननोन, एक कंडीशन से यहां से निकल जाना है. वहीं अगर मैं इसके लिए अगर बात करता हूं, तो इसके लिए मेरे पास में अगर सपोर्ट रिएक्शन का वैल्यू मुझे मिल जाता है तो आसानी से एसएफडी बीएमडी बना लेता हूं.
कहने की बात यह है दोस्तों कि फोर्स मेथड कब सुटेबल होगा, जब ds लेस देन हो। डिस्प्लेसमेंट मेथड कब सुटेबल होगा, जब d के लेस देन हो। मतलब अगर सपोर्ट रिएक्शन का वैल्यू अगर लेस देन है, मान लेते मेरे पास टोटल 4 अननोन थे, तो 3 तो इक्विलिब्रियम से निकल गए, बच्चा कितना 1, तो 1 है तो मैं इसे कर लूंगा, आसानी से मिल जाएगा। अगर किसी का d के 1 2 आ रहा है तो ये आसानी से निकाल देगा, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, राइट। कोई समस्या इसमें किसी को? तो पहले तो ये लिखो, फिर 1 बाय 1 इनको आगे हम लोग लिखते हैं। पहले इतना लिख लीजिए। चलो, तो पहला आपको सब हेडिंग वापस लगा लीजिए, इनके बारे में अलग अलग से हम लोग लिख लेते हैं। पहला हो जाएगा फोर्स मेथड, पहला हो जाएगा फोर्स मेथड, और इसके अंदर अगर हम पॉइंट लिखें तो ये हो जाएगा सुटेबल व्हेन ds लेस देन हो डी से, यानी कि ये डील करेगा ds को लेके। और मैं ds के बारे में जानता हूं ये क्या होता है, ये डील करता है सपोर्ट रिएक्शन और इंटरनल फोर्सेस को लेके, हाँ या ना। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये ds लेस देन डी के, मतलब इसी को लेके बात कर रहा है। तो इसमें फोर्स मेथड में अननोन कौन कौन होंगे, अननोन यही होंगे। अननोन कौन कौन होंगे, अननोन यही होंगे। तो दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, इन दिस अननोन्स आर सपोर्ट रिएक्शन और इंटरनल फोर्सेस, सपोर्ट रिएक्शन। ये देखो मैं अपनी मर्जी से नहीं लिख रहा हूं, ये मुझे बता रहा है। जब इसको लेके बात कर रहा हूं तो ये कहता है कि मैं तो इन दोनों के रेस्पेक्ट में हूं, ये डीएससी के है और ये डीएसआई में, तो अननोन यही होंगे। तो इन दिस द अननोन्स आर सपोर्ट रिएक्शन और इंटरनल फोर्सेस। इनका वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टू डिटरमाइन दीज अननोन we use geometrical property और property of material। हम क्या करेंगे, हम लोग जो है इन अननोन का वैल्यू निकालने के लिए ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल का यूज करेंगे, राइट। by using this we can write compatibility condition तो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि भाई हम लोग यहाँ पे कॉम्पेटिबिलिटी कंडीशन लिखने वाले हैं। अब पॉइंट आता है कि कितनी कॉम्पेटिबिलिटी कंडीशन लिखेंगे, तो उतनी लिखेंगे जितना ds है। ds का वैल्यू 1 है तो 1 इक्वेशन लिख लो, 2 है तो 2 इक्वेशन लिख लो, 3 है तो 3 लिख लो, सिंपल सी बात है, राइट। तो इसमें हो जाएगा नंबर ऑफ कॉम्पेटिबिलिटी कंडीशन इज इक्वल टू डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटरमिनेसी और डिग्री ऑफ रिडंडेंसी। जिसको हम लोग ds के द्वारा डिनोट करते हैं। लिखिए,
फोर्स मेथड के जो एग्जांपल्स हो जाएंगे, ये तो बड़ा बड़ा नाम लिखा गया, इसके सब एग्जांपल हो जाएंगे। एग्जांपल कौन कौन से होंगे, 5वां पॉइंट हो जाएगा। इसके एग्जांपल अगर मैं देखता हूं तो एग्जांपल हो जाएगा पहला एनर्जी मेथड, एनर्जी मेथड। दूसरा थ्री मोमेंट थ्योरम, थ्री मोमेंट थ्योरम। तीसरा कॉलम एनालॉजी मेथड, तीसरा कॉलम एनालॉजी मेथड। चौथा यूनिट लोड मेथड, यूनिट लोड मेथड। पांचवा फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स मेथड, फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स मेथड, फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स मेथड। कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन मेथड, कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन मेथड, ईटीसी। और भी दुनिया भर के नाम हो सकते हैं इसमें। तो ये इसके सब एग्जांपल है, राइट। इन सब के अंदर अननोन्स जो रहते हैं सपोर्ट रिएक्शंस रहती हैं और कॉम्पेटिबिलिटी इक्वेशन हम लोग लिखते हैं, एक्सेप्ट मैट्रिक्स मेथड को छोड़ के। बाकी सब में यही बात हम करते हैं। तो ये सारे मेथड आपके सिलेबस में नहीं है, इनका आइडिया आपको होना चाहिए कौन किसके लिए है और किस साइंटिस्ट ने दिया है। एसएससी जेईई ने इतना ही पूछा है, तो ये सारा आप लोगों के पार्ट में नहीं है, थोड़ा बहुत देख लेंगे हम लोग, ठीक है ना। नोट करो, ईटीसी को ध्यान रखिएगा, ये इसमें और भी नाम है वो सारे इसी में आते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द फोर्स मेथड, जिसमें ये सुटेबल तब होता है जब ds लेस देन होता है dk से। नाउ दूसरा आ जाएगा हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट मेथड, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट मेथड। डिस्प्लेसमेंट मेथड, तो डिस्प्लेसमेंट मेथड सुटेबल कब रहता है, ये सुटेबल रहता है, ये सुटेबल रहता है व्हेन डी के लेस देन हो ds से, डी के लेस देन हो ds से। और डी के में अननोन क्या रहते हैं, इसमें रहते हैं जॉइंट डिस्प्लेसमेंट। इसमें अननोन क्या रहते हैं, इसमें अननोन रहते हैं जॉइंट डिस्प्लेसमेंट। भाई डी के जो दिया जाता है जॉइंट डिस्प्लेसमेंट को लेके बात करता है, राइट। तो यहां पे अननोन हो जाएंगे। दूसरा यहां पे अननोन क्या हो जाएंगे, अननोन हो जाएंगे, अननोन्स आर टेकन एज जॉइंट डिस्प्लेसमेंट, जॉइंट डिस्प्लेसमेंट, जॉइंट डिस्प्लेसमेंट। तो माय डियर फ्रेंड्स, किसी भी जॉइंट को इक्विलिब्रियम में करने के लिए, जॉइंट डिस्प्लेसमेंट इसका मतलब जॉइंट जो है वो अनबैलेंस में है, तो यहां पे किसी भी जॉइंट को इक्विलिब्रियम में करने के लिए आपको हर जॉइंट पे जॉइंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखनी होगी। क्या लिखनी होगी, जॉइंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन। तो यहां पे हो जाएगा दैट इज हियर फॉर बैलेंस ऑफ जॉइंट, बैलेंस ऑफ जॉइंट, joint equilibrium equation, equilibrium equation are written, यहाँ पे joint equilibrium equation जो है वो लिखी जाएगी। तो नंबर ऑफ joint equilibrium equation कितनी होगी, नंबर ऑफ joint equilibrium equation, equilibrium equation इज इक्वल टू किसके बराबर होगी, dk के बराबर। तो ये हो जाएगा डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी, डिग्री ऑफ काइनेमेटिक, काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी और डिग्री ऑफ फ्रीडम, और डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी कि डीके के बराबर, यानी कि डीके के बराबर ये हो जाएगा। इसके एग्जांपल अगर हम देखें तो इसके एग्जांपल हो जाएंगे दैट इज, इसके एग्जांपल हो जाएंगे क्या क्या होगा। पहला हो जाएगा स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड, ये आपको जानना है, क्वेश्चन आते हैं इससे, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड। दूसरा हो जाएगा मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। और तीसरा हो जाएगा दैट इज कानीज मेथड,
कार्नीज मेथड, इसको रोटेशनल कोएफिशिएंट मेथड भी बोलते हैं। एंड चौथा हो जाएगा स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड, स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड। अब देखो इधर याद करने का तरीका क्या है, एक चीज आपको बता दूं, एग्जाम में क्वेश्चन नॉट इवन एसएससी, इवन ईएससी में भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया, चार ऑप्शन लिखे, विच इज द फोर्स मेथड, विच इज द डिस्प्लेसमेंट मेथड। तो याद करने का तरीका ये है कि भाई डिस्प्लेसमेंट मेथड के चार ही एग्जांपल हैं, डिस्प्लेसमेंट मेथड के ओनली चार ही एग्जांपल हैं, स्लोप डिफ्लेक्शन, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन, काइनेस और स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड। इसके अलावा कोई सा भी मेथड लिखा जाता है वो फोर्स मेथड का एग्जांपल होगा। दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे ईटीसी वर्ड लिखा था, इसके अंदर ईटीसी नहीं है, इसमें ओनली फुल स्टॉप है। तो याद करने का सिंपल सा तरीका है, क्या तरीका है, डिस्प्लेसमेंट मेथड के चार मेथड है, कौन कौन से, स्लोप डिफ्लेक्शन, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन, काइनेस मेथड और स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड। ठीक है, तो इन चारों को याद रख लो डिस्प्लेसमेंट के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट एनी मेथड इज रिटन इन द ऑब्जेक्टिव, दैट मींस दैट इज बिलोंग टू द फोर्स मेथड, दैट्स ऑल, सिंपल। और ये इनमें आपको ये दोनों के बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव इन दोनों में से आता है। लिखिए इसको लिखो इसको फटाफट। स्लाइड को डाउन कीजिए, तो ये लीजिए, डाउन हो गया। तो दीज आर द बेसिक मेथड्स, फोर्स मेथड एंड डिस्प्लेसमेंट मेथड। और इसमें आपको जो याद रखने वाली चीज है वो मैं लिख देता हूँ। अननोन, पहली बात तो ये अक्सर पूछी जाती है, दूसरा ये पूछा जाता है ये वाली चीज, और तीसरा पूछा जाता है इन अननोन के लिए हम लोग लिखते क्या है। तो डिस्प्लेसमेंट मेथड में जॉइंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखते हैं, अननोन जॉइंट डिस्प्लेसमेंट होते हैं, सुटेबल डीके लेस देन डीएस होता है, और इसके चार एग्जांपल हैं। कितनी इक्वेशन लिखेंगे तो वो डीके के बराबर लिखेंगे, ये सारे ऑब्जेक्टिव हैं। और इसमें अगर हम देखें, इस वाले के लिए अगर हम देखें तो इसमें कहां सुटेबल है, जब डीएस लेस देन डीके हो। अननोन्स जो होते हैं वो सपोर्ट रिएक्शन और इंटरनल फोर्सेस होते हैं। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, कॉम्पेटिबिलिटी कंडीशन लिखते हैं, इसमें हम लोग कॉम्पेटिबिलिटी कंडीशन लिखते हैं। कितनी कॉम्पेटिबिलिटी कंडीशन होगी, तो जितना डीएस होगा उतनी कॉम्पेटिबिलिटी कंडीशन होगी। और ये इसके एग्जांपल है। याद करने का तरीका क्या है, इनको याद मत करो, सिंपल इनको याद कर लो कि ये चार मेथड डिस्प्लेसमेंट के, बाकी जो भी लिखा आता है फोर्स मेथड का एग्जांपल है, कहानी खत्म। ठीक है, चलिए, तो ये आपको ध्यान रखना है। आई होप कि इसमें कोई समस्या नहीं होगी। तो ये हमारा हो गया, ये हो गया, ये सारी चीज हो गई। ना दोस्तों, पॉइंट ये है कि
मेथड और कंसेप्ट में डिफरेंस क्या है? अगर आप, अच्छा आपका इंटरव्यू है नहीं, तो एक चीज अगर मान लो आपसे पूछ लिया जाए कि भाई एक चीज बताओ, मेथड, कंसेप्ट और थ्योरम ये है क्या, इनमें बेसिक अंतर क्या है, कैसे हम इसको समझें? क्योंकि मोस्टली ये रहता है कि तीनों को एक ही मान लेते हैं। तो इसको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं। मेथड एक सर्टेन प्रोसीजर का नाम होता है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, 5 वगैरह जो भी है, दिस इज कॉल्ड द मेथड। एक सर्टेन प्रोसीजर को हम लोग मेथड बोलते हैं, तरीका जिसको हम बोलते हैं कि भाई आपको ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये करना है, दैट इज कॉल्ड द मेथड। कंसेप्ट होता है कि जो हमने मेथड में स्टेप लिखे हैं, उन स्टेप में जो आप काम करोगे वो किस बेस पे कर रहे हो, किस कंसेप्ट पे कर रहे हो, किस चीज पे कर रहे हो, दैट इज नोन एज द कंसेप्ट। तो जिस आधार पर आप उस स्टेप में काम करोगे वो आधार ही कंसेप्ट और थ्योरम कहलाता है। तो अगर मेरे पास में ये जो मेथड लिखे गए हैं, इनमें स्टेप फॉलो करता हूं, तो भाई हमारे पास उन स्टेप के अंदर किस आधार पर, किस बेस पर हम लोग जो है बात करेंगे, वो बेस कंसेप्ट और थ्योरम के अकॉर्डिंग दिया जाता है। तो आपके सिलेबस में कुछ थ्योरम्स हैं जिसको लेके अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाइए बेसिक थ्योरम, नेक्स्ट हेडिंग लगाइए बेसिक थ्योरम। बेसिक थ्योरम के अंदर पहला अगर मैं देखता हूं तो कैस्टिग्लियानोस थ्योरम। दूसरा हो जाएगा बेटीज लॉ। तीसरा हो जाएगा मैक्सवेल रेसिप्रोकल लॉ। चौथा हो जाएगा सुपरपोजिशन थ्योरम। ये कुछ थ्योरम है जो आपके सिलेबस में है, जिनको आपको जानना है, ठीक है। तो दीज आर द थ्योरम्स। आगे जो लिखा गया वो साइंटिस्ट का नाम है, एक्सेप्ट इसको छोड़ के। चलिए, तो यहाँ पे पहला पॉइंट लिखिए, फर्स्ट पॉइंट पहले ये लिख लो चारों, फिर आगे हम लोग इनके बारे में लिखते हैं। कैस्टिग्लियानोस थ्योरम, बेटीज लॉ, मैक्सवेल रेसिप्रोकल लॉ एंड सुपरपोजिशन थ्योरम, ETC। सो इन आवर सिलेबस ये चार ही है, बाकी नहीं है। तो पहला पॉइंट हो जाएगा बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर कैस्टिग्लियानो थ्योरम, कॉमा बेटीज लॉ एंड मैक्सवेल रेसिप्रोकल लॉ। कैस्टिग्लियानो थ्योरम, बेटीज लॉ एंड मैक्सवेल रेसिप्रोकल लॉ। वापस रिपीट कर देता हूं, बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर कैस्टिग्लियानो थ्योरम, कॉमा बेटीज लॉ एंड मैक्सवेल रेसिप्रोकल लॉ इज, क्या है वो आपको नेक्स्ट लाइन से लिखना है। इन तीनों के लिए कॉमन रिक्वायरमेंट है, वो क्या होगी वो हम लोग इसमें लिखेंगे। तो ये लिखिए फटाफट। इन तीनों की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी? बेसिक रिक्वायरमेंट होगी मटेरियल शुड बी लीनियर इलास्टिक, मटेरियल शुड बी लीनियर इलास्टिक, कॉमा टेम्परेचर इज कांस्टेंट, मटेरियल शुड बी लीनियर इलास्टिक, कॉमा टेम्परेचर इज कांस्टेंट and supports are unyielding, then तो कंडीशन क्या क्या कह रहा है? मटेरियल शुड बी लीनियर इलास्टिक, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, और सपोर्ट्स आर अनयील्डिंग का मतलब बीम का हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट चेंज नहीं होना चाहिए, फर्म रहना चाहिए, सीधा रहना चाहिए। तब जो है, अब ये तीनों अपनी अपनी बात रखते हैं। ये कंडीशन तीनों के लिए, कैस्टिग्लियानो के लिए, बेटीज के लिए और मैक्सवेल रेसिप्रोकल के लिए, तीनों के लिए कॉमन है ये, ठीक है ना।
तो जब ये सेटिस्फाई होती है तब कैस्टिग्लियानो अपनी बात कहता है, बेटिज अपनी बात कहता है, मैक्सवेल रेसिप्रोकल अपनी बात कहता है। देन अब हम लोग यहां पे लिख लेते हैं फर्स्ट कैस्टिग्लियानो थ्योरम। कैस्टिग्लियानो थ्योरम, तो इसने दो थ्योरम दी थी, थ्योरम वन, फर्स्ट थ्योरम। कल की क्लास का टाइमिंग बता दिया राजन मैंने, 11:30 पे क्लास शुरू होगा। पहली थ्योरम क्या कहता है? पहली थ्योरम ये कहता है, देखो मैं जो मैथमेटिक्स में लिख रहा हूं उसी को इंग्लिश में लिखाऊंगा। फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ टोटल स्ट्रेन एनर्जी, फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ टोटल स्ट्रेन एनर्जी with respect to any displacement is equal to force in the direction of displacement। रिपीट कर देता हूं मैं क्या बोल रहा हूं यहां पे। मैं बोल रहा हूं फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ टोटल स्ट्रेन एनर्जी with respect to any displacement is equal to force in the direction of the displacement, तो दिस इज द थ्योरम वन। क्लियर है? माने अगर मैं इसके लिए एग्जांपल देखता हूं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे P4, ये हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा अगर हम देखें तो माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे लग रहा है दैट इज द P, एंड ये हो जाएगा दिस इज द डेल्टा। तो इसके लिए लिखा जाएगा डेल U ओवर डेल डेल्टा इज इक्वल टू P। और अगर मैं ये लिख देता हूं लुक एट दिस, यहाँ पे मान लो मैंने M लगाया तो इसकी वजह से जो डेल्टा हुआ है दिस इज द डेल्टा, तो डेल U नहीं, डेल्टा क्यों देखूंगा भाई मैं, यहाँ पे देखा जाएगा थीटा, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो दिस इज द थीटा, तो डेल U ओवर डेल थीटा इज इक्वल टू m। तो यही चीज हमारे पास पहली थ्योरम में आती है। तो ये जो लिखा गया मैथमेटिक्स को उसी को हम लोग इंग्लिश में लिख लेते हैं। तो लिखिए इसमें द फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ टोटल स्ट्रेन एनर्जी, the first partial derivative of total strain energy with respect to any displacement, the first partial derivative of total strain energy with respect to any displacement is equal to force in the direction of displacement, रिपीट कर देता हूं, फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ टोटल स्ट्रेन एनर्जी विथ रेस्पेक्ट टू एनी डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो मैथमेटिक्स में लिखा है उसी को हमने यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है, और ये लिख लीजिए दिस इज द थ्योरम वन। So this is the theorem 1. Now theorem 2, कैस्टिग्लियानो की थ्योरम 2 क्या होगी वो देख लेते हैं। थ्योरम 2 जस्ट इसका उल्टा है। थ्योरम 2 क्या कहता है, फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ टोटल स्ट्रेन एनर्जी विथ रेस्पेक्ट टू एनी फोर्स इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा डेल U ओवर डेल M इज इक्वल टू थीटा, चलिए 11:30 से कितने बजे तक है? आप अगर बोलोगे 12:30 छोड़ देंगे, बोलो रेडी हो। अगर आप ये
ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है आपका कि कितने बजे तक चलेगी, तो एक काम करता हूँ, आधा आधा घंटा पढ़ा के छोड़ देता हूँ। दैट्स ओके माय डियर। क्वेश्चन अच्छा पूछो यार, मेंटली इस चीज को लेके इंश्योर रहो कि आपको मेहनत करनी है, जितना अच्छा मैटर होगा उसको पढ़ना है, सिवाय इसके दूसरा कोई टास्क कोई चीज दिमाग में नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना। सो बी एक्टिव इन द क्लास, फोकस, जो मैटर दिया जा रहा है उस पर फोकस करो, ये आपको अच्छा सिलेक्शन दिलाएगा। इसके अलावा अगर आप कुछ भी सोच रहे हैं, कुछ भी बात कर रहे हैं, तो आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं। तो कल क्लास 11:30 से शुरू होगी, कोशिश करेंगे जल्दी खत्म कर देने की, अगर आपको ऐसा लगता है तो, ठीक है। और सिवाय पढ़ने के अलावा भी आपके पास कोई टास्क नहीं है, तो जरा ध्यान रखो, जो चीज चल रहा है उस पर फोकस करो। चलिए, तो थ्योरम 2 क्या होगी? फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ टोटल स्ट्रेन एनर्जी विथ रेस्पेक्ट टू एनी फोर्स इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, ठीक है। तो लिखिए इसके अंदर थ्योरम 2 में फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव of total strain energy with respect to any force is equal to the first partial derivative of total strain energy with respect to any force is equal to displacement in the direction of force. 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 ठीक है। चलिए ओके, सो दिस इज द वन, तो ये आपको लिख लेना है, राइट। यहाँ पे कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। थ्योरम 1 में मोमेंट वाला नहीं समझे बेटा जी। देखिए, हम लोग जनरली ये समझते हैं कि लोड की वजह से डिफ्लेक्शन होता है, जनरली हम लोग ये मानते हैं, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि अगर मान लेते हैं मैंने यहाँ पे लोड लगाया, तो मैं ये जानता हूं कि भाई इसकी वजह से, वर्टिकल लोडिंग की वजह से ये जो पॉइंट है वाई डायरेक्शन में इतना डिस्प्लेस होता है, जिसको हम डिफ्लेक्शन बोलते हैं, जनरली यही बोलते हैं। लेकिन मैं ये भी जानता हूं, किसका डाउट था? ये पूनम का। तो मैं ये भी जानता हूं कि इसी वर्टिकल लोड की वजह से पहले जो स्लोप मेरे पास में 0 डिग्री था, जैसे टिल्ट होगा तो ये कुछ ना कुछ स्लोप देगा नहीं देगा। तो इसका स्लोप का डायरेक्शन हम लोग जो है इस तरीके से देते हैं, लुक एट दिस इज द थीटा। अगर मैं इधर करूंगा तो ये ऐसे हो जाएगा, दिस इज द थीटा, हाँ या ना। तो ये हम लोग जानते हैं, बट चूंकि हम कॉमन बात कर रहे हैं, तो हमने कॉमन क्या बोला? लोड की वजह से डिफ्लेक्शन हो गया और मोमेंट की वजह से रोटेशन हो गया। तो दैट्स व्हाई हमने इसको ये लिख दिया था, लुक एट दिस, हियर इज द वन। तो अगर मैं यहाँ पे मोमेंट लगाऊंगा तो ये क्या करेगा? ये मेंबर ऊपर की साइड डिफ्लेक्ट होगा, बट मैंने सो नीचे ही किया है। सो नॉट ए बिग इश्यू, आप ऊपर नीचे को ध्यान ना दीजिए पूनम, ठीक है। पढ़ने के साथ साथ पूछना भी तो है उसमें पढ़ने के साथ साथ बचाना भी तो है। बताओ, बचाना है। सॉरी सर, इवनिंग में 5 PM वर्क है, इसलिए 5 बजे तक तो नहीं चलाएंगे, जल्दी खत्म कर देंगे। ओके, क्लियर हो गया सबको? सो दिस इज द थ्योरम 2। कोई डाउट इसके अलावा? ओके हमने जब हमने यहाँ पे सुनो इधर, जब हमने मेंबर में यहाँ पे हमने डिफ्लेक्शन निकाला था, तो माय डियर फ्रेंड्स सुनो, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा आप लोगों से? क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि भाई जब आप किसी भी ट्रस के अंदर डिफ्लेक्शन निकालते हैं,
तो डिफ्लेक्शन निकालने का जो कंसेप्ट, जो मेथड है वो तो यूनिट लोड है, एक यूनिट का लोड लगा तो यूनिट लोड मेथड है, ठीक है। तो ये हमने डिफ्लेक्शन किससे निकाला, यूनिट लोड मेथड से। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा आपसे कि भाई यूनिट लोड मेथड जो डिफ्लेक्शन के लिए आप निकालते हैं वो किस पे बेस्ड है, तो वो बेस्ड है इस थ्योरम के ऊपर, इस थ्योरम के ऊपर। तो ये कौन सा थ्योरम है, ये कौन सा है, पहले बताओ साइंटिस्ट का नाम क्या, कैस्टिग्लियानो। तो कैस्टिग्लियानो की कौन सी थ्योरम है, पहली या दूसरी, पहली या दूसरी। सो इट इज द सेकंड कंडीशन, कैस्टिग्लियानो 2। तो कैस्टिग्लियानो 2 को यूज करते हुए हम लोग डिफ्लेक्शन का वैल्यू भी निकालते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे बनेंगे एक दूसरे से रिलेट करके। क्लियर हो गया? चलो ये तो हो गया क्लियर। अब यहाँ पे एक स्टूडेंट लिख रहा है, क्या लिखा, इसमें क्या बोला मैंने, टोटल स्ट्रेन एनर्जी विथ फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ टोटल स्ट्रेन एनर्जी विथ रेस्पेक्ट टू एनी फोर्स इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो यहाँ पे टोटल स्ट्रेन एनर्जी को फोर्स के रेस्पेक्ट में हम लोग जब पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो आई विल गेट द डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे फोर्स का मतलब जो होता है, यहाँ पे फोर्स का मतलब हो जाएगा लोड और मोमेंट, इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। और डिस्प्लेसमेंट का मतलब अगर मैं देखता हूं तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब हो जाएगा स्लोप ऑब्लिक रोटेशन, स्लोप ऑब्लिक रोटेशन और डिफ्लेक्शन, और डिफ्लेक्शन, और डिफ्लेक्शन, हियर इट इज। ठीक है, तो यहां पे फोर्स का मतलब ये है और डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये है। दिस इज द कैस्टिग्लियानो थ्योरम 2। नोट कर लो इसको। चलिए, तो ये कैस्टिग्लियानो थे जिन्होंने ये सारी बातें कर दी। देन आते हैं हमारे पास में दूसरे साइंटिस्ट जिनका नाम है बेटिज, बेटिज लो। बेटिज लो ने बड़ा अच्छा कंसेप्ट दिया है, बट इन्होंने जो कंसेप्ट दिया है वो वर्क डन वाले कंसेप्ट को यूज करते हुए, मतलब ये खुद जो है वर्क डन वाले कंसेप्ट पे डिपेंडेंट है। तो बेस्ड ऑन वर्क डन कंसेप्ट, ये जो है कैस्टिग्लियानो लॉ जो है वो किस पे डिपेंडेंट है, सॉरी बेटिज लॉ किस पे बेस्ड है, वर्क डन कंसेप्ट पे। और वर्क डन क्या होता है, वर्क डन की अगर मैं बात करता हूं तो वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, अगर उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है तो ही वर्क डन माना जाता है। और अगर उसी डायरेक्शन में ना हो कि किसी और डायरेक्शन में होता है तो फिर नहीं माना जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो ये इसके ऊपर बेस्ड है। तो इसको अगर समझने की अगर हम बात करें, सपोज करिए दिस इज द बॉडी जो इस ग्राउंड के ऊपर यानी कि इस बेस के ऊपर रखी हुई है। मैंने मान लेते हैं इसके ऊपर इधर से P फोर्स लगाया, ये इसका सेंटर पॉइंट था। P फोर्स की वजह से ये जो बॉडी है वो डिस्प्लेस होके यहाँ पे आ गई और ये पॉइंट यहाँ पे आ गया, तो दिस इज कॉल्ड डेल्टा एल, या डेल्टा लिख देता हूं। तो ये डिस्प्लेस हो गया डेल्टा से। तो यहाँ पे वर्क डन जो लिखा जाएगा वो क्या लिखा जाएगा, वर्क डन हो जाएगा F यानी कि P इंटू डेल्टा। दिस इज द वर्क डन, दिस इज द वर्क डन, फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुआ है। क्लियर? नाउ पॉइंट ये है कि बेटीज ने क्या कहा, बेटीज ने इसी चीज को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा अच्छा कंसेप्ट दिया है, लेकिन ध्यान रखना उसको समझ लेना, है ना। वर्डिंग इसकी कॉम्प्लिकेटेड है बट अगर समझ लिए तो बड़ा आसान है। क्या कहता है, सुनना ध्यान से। बेटीज ये कहता है कि भाई किसी भी इलास्टिक बॉडी पे, बेटीज के लिए, मैक्सवेल के लिए और कैस्टिग्लियानो के लिए तीन कंडीशन कॉमन है। मटेरियल लीनियर इलास्टिक होना चाहिए, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए और सपोर्ट अनयील्डिंग होना चाहिए। अगर ये बात है तो क्या कहता है कि किसी भी बॉडी पे, लीनियर इलास्टिक बॉडी पे कितने भी नंबर ऑफ फोर्सेस या नंबर ऑफ सिस्टम ऑफ फोर्सेस, मतलब अलग अलग तरीके के फोर्स एक्ट कर सकते हैं, अलग अलग तरीके के फोर्स एक्ट कर सकते हैं।
तो मैं यहाँ पे दो सिस्टम ले लेता हूं। पहला ले लेता हूं पी सिस्टम ऑफ फोर्स, दिस इज द P1। इस P1 की वजह से कहीं और पे, यहाँ पे इसको मिला डेल्टा 1, यहाँ पे क्या मिला डेल्टा 1, यहाँ पे मैंने P2 फोर्स लगाया, इसकी वजह से कहीं और डिफ्लेक्शन मिला, दैट इज द डेल्टा 2, दैट इज द डेल्टा 2। तो मैं P सिस्टम ऑफ फोर्स लगा रहा हूं, P1 P2 P3 डॉट 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 Pn। इन P सिस्टम ऑफ फोर्स की वजह से कहीं और डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 डॉट 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 डेल्टा n डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है। दूसरा मैं जो लगा देता हूं, दूसरा हो जाएगा, मैं अप्लाई कर रहा हूं Q सिस्टम ऑफ फोर्स, अलग फोर्स। Q सिस्टम ऑफ फोर्स मैंने अप्लाई किया, वो अप्लाई किया मैंने यहाँ पे Q1, यहाँ पे मैंने अप्लाई किया Q2। इसकी वजह से जो डिस्प्लेसमेंट आपको मिला है वो मिल रहा है डेल्टा 3, यहाँ पे मिल रहा है डेल्टा 4, है ना, डेल्टा 4 एंड सो ऑन, Q1 Q2 Q3। इसकी वजह से डिफ्लेक्शन जो मिल रहा है डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 सो ऑन करते करते आपको जरा मिलता जा रहा है। तो यहाँ पे हमें क्लियरली आइडिया है कि भाई ये जो डिफ्लेक्शन हुआ है, ये जो, अब मैं वर्ड यूज कर रहा हूं डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में हम लोग डिफ्लेक्शन को मानते हैं। तो हम ये जानते हैं कि ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो Q सिस्टम ऑफ फोर्स की वजह से हुआ है। P सिस्टम की वजह से यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुआ है। लेकिन जब मैं वर्क डन की बात करूंगा तो यहाँ पे वर्क डन जो लिखा जाएगा वो क्या लिखा जाएगा, इसी को अगर मुझे लिखना है तो वर्क डन इसको लिखूंगा तो क्या होगा, P1 इंटू डेल्टा 3, लोड के नीचे डिफ्लेक्शन। क्लियर है? तो ये तो मैंने लिख दिया है ना इसको लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, ये हो जाएगा P2 इंटू डेल्टा 4 प्लस सो ऑन। अब ये मैंने मैथमेटिकली लिखा है, ये मैंने मैथमेटिकली लिखा है, तो इसका मतलब क्या, सुनो, इसका मतलब हो जाएगा वर्क डन बाय P सिस्टम ऑफ फोर्स, वर्क डन बाय P सिस्टम ऑफ फोर्स ड्यूरिंग द डिस्टोर्शन कॉज्ड बाय Q सिस्टम ऑफ फोर्स। डिस्टोर्शन किसकी वजह से हुआ, Q सिस्टम ऑफ फोर्स की वजह से। तो इसको मैं मैथमेटिक्स इंग्लिश में क्या बोलूंगा, वर्क डन बाय P सिस्टम ऑफ फोर्स ड्यूरिंग द डिस्टोर्शन कॉज्ड बाय Q सिस्टम ऑफ फोर्स इज इक्वल टू वर्क डन बाय Q सिस्टम ऑफ फोर्स, वर्क डन बाय Q सिस्टम ऑफ फोर्स ड्यूरिंग द डिस्टोर्शन कॉज्ड बाय P सिस्टम ऑफ फोर्स, this is the one, plus Q2 delta 2 is plus and so on. This is the Betty's law, this is the Betty's law। तो जो चीज हमने यहाँ पे लिखी है ना, सेम चीज यही है, कोई अलग नहीं है, कोई अलग नहीं है। तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स की दिशा में डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे P लोड के नीचे डिस्प्लेसमेंट डेल्टा 3 है, लेकिन ये डेल्टा 3 P की वजह से नहीं है, किसी और की वजह से है। तो उसी चीज को हमने इंग्लिश में लिख देना है। तो पहले तो आप इसमें ये लिखो, बेटीज लॉ में पहले ये लिखो, उसके बाद में मैं स्टेटमेंट लिखवा देता हूं, देन आप जो है वो डायग्राम बना लीजिएगा। तो लिखिए इसको, ये सारा लिख लो, इतना सा। आपको यहीं तक लिखना। अब आगे स्टेटमेंट लिखिए पहले, उसके बाद में डायग्राम बनाना है, उसके बाद में डायग्राम बनाना है।
नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, अभी समझ में आएगा, क्यों टेंशन लेते हो, अभी समझ में आएगा। तो स्टेटमेंट लिखो, अब ये क्वेश्चन करेंगे तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाना है। इसको लिखिए, वर्क बेटिस लो को लिखिए, इसका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, इसका स्टेटमेंट हो जाएगा दैट इज द वर्क डन बाय P system of force, work done by P system of force, work done by P system of force during the work done by P system of force during the distortion caused by during the distortion caused by Q system of force during the distortion caused by Q system of force is equal to work done by is equal to work done by Q system of force work done by Q system of force during the distortion caused by P system of force during the distortion caused by P system of force और ये डायग्राम बना लीजिए। अब इसका मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए मैं आपको बोलता हूं, जैसे क्वेश्चन देता हूं, क्वेश्चन हो जाएगा ए 500 किलो न्यूटन इज 500 किलो न्यूटन लोड इज अप्लाइड एट पॉइंट ए एज shown in figure, यानी कि आपको क्या बोला जा रहा है, आपको ये बोला जा रहा है, ये कोई एक डायग्राम है जिसके अंदर आपको ये कह रहे हैं कि भाई ए पॉइंट के ऊपर जो है वो 500 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है, 500 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है, यहाँ पे 500 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है, which produce deflection B and C, which produce deflection, ये जो 500 किलो न्यूटन है वो डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस कर रहा है B पे 10 mm का और C पे 15 mm का, which produce deflection 10 mm at B and 15 mm at C। आ गया समझ में? ये 500 किलो न्यूटन का जो लोड है ये क्या कर रहा है, ये यहाँ पे अगर मैं इसका डिफ्लेक्टेड से बनाता हूं तो ये यहाँ पे 10 mm का और यहाँ पे 10 mm का और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 15 mm का डिफ्लेक्शन जो है वो दे रहा है, ठीक है, ये आपको इसमें बोला गया है। आगे इसमें कह रहा है कि if, आगे क्या बोल रहा है, आगे ये कह रहा है if 100 किलो न्यूटन load is applied, 100 किलो न्यूटन and 300 किलो न्यूटन load is applied at B and C respectively, then what is deflection at A? Deflection at A, A पे डिफ्लेक्शन क्या होगा,
कब होगा? जब बी पे मैं 100 किलो न्यूटन का लोड लगाता हूं और सी के ऊपर मैं 300 किलो न्यूटन का लोड लगाता हूं, तब उस केस में यहां पे डिफ्लेक्शन कितना होगा ये आपको बताना है, ये आपको बताना है। तो इसका मतलब ये रहा कि मेरे पास में दो सिस्टम ऑफ फोर्स एक्ट कर रहे हैं, एक तो ये येलो कलर में जो लिखा गया, एक व्हाइट कलर में लिखा गया। तो अगर मैं इसको P सिस्टम मान लेता हूं और इसको Q सिस्टम मान लेता हूं, तो P के नीचे जो डिफ्लेक्शन आया है, क्या ये डिफ्लेक्शन इस 100 की वजह से? आंसर है नहीं। ये किसकी वजह से? इस 500 की वजह से। लेकिन जब मैं वर्क डन इसका लिखूंगा तो वर्क डन क्या हो जाएगा? बाय बेटीज लो। अगर सॉल्यूशन लिखूंगा तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? बाय बेटीज लो, बाय बेटीज लो क्या हो जाएगा? दैट इज 100 इंटू 10 प्लस 300 इंटू 15, 300 इंटू 15 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 500 इंटू डेल्टा बी, 500 इंटू डेल्टा बी। तो यहाँ पे जब सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 45 और ये 55, तो डेल्टा बी का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 11, तो आंसर हो जाएगा 11 mm। क्लियर है? एसएससी जेईएन के ऑब्जेक्टिव में ये स्टेटमेंट जो भी मैंने लिखवाया है वो आ रखा है, वो आ रखा है। तो आपको स्टेटमेंट लिखा हुआ था क्वेश्चन के अंदर, आपसे पूछा गया था कि किस साइंटिस्ट ने दिया है, तो ये बेटीज ने दे रखा था, नोट करिए इसको। नदीम, दिव्या, नाउ ओके? आपको समझ में आ रहा है? श्रीकांत 11 mm नोट सभा 11, दैट्स राइट, दैट्स राइट। फटाफट नोट करिए इसको। डिफ्लेक्शन 8A, तो डिफ्लेक्स, अच्छा ए है, अच्छा अच्छा सॉरी सॉरी, ये बी नहीं ए है भाई, ये ए है, ए पे पूछा है ना तो ए होगा, ये डिफ्लेक्शन 8A। सो दिस इज, ये जो स्टेटमेंट दिया था वो किसने दिया था? ये दिया था बेटीज ने, बड़ा रिसर्च करके उन्होंने ये बोला कि पी सिस्टम ऑफ फोर्स और क्यू सिस्टम ऑफ फोर्स को लेके सारी बातें करी। अब एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है मैक्सवेल रेसिप्रोकल, वो बड़े समझदार थे, हालांकि ये भी सारे समझदार हैं, ऐसा नहीं है, हम मजाकिया तौर पे बोल सकते हैं, लेकिन कहते हैं ना किसी के साथ मजाक कर सकते हैं, मजाक उड़ा नहीं सकते। तो मेरा लहजा या मेरा विचार किसी का मजाक उड़ाना नहीं है ना। तो समझने के लिए अगर हम इसको जरा बात करें तो क्या होता है कि बेटीज ने बड़ा पढ़ के, रिसर्च करके, सारा करके जो है वो ये सारी बातें बोली कि भाई पी सिस्टम ऑफ फोर्स लग रहा है, उसकी वजह से कहीं पे डिफ्लेक्शन, और वहां पे क्यू सिस्टम ऑफ फोर्स लग रहा है तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन। तो अगर मैं वर्क डन देखूंगा तो इसके द्वारा वर्क डन बराबर होगा इसके द्वारा वर्क डन के, पी और क्यू सिस्टम ऑफ फोर्स की वजह से हम बात कर रहे थे, है ना। तो ये स्टेटमेंट हम लोग लिखे हैं, इसकी वजह से यहाँ पे डिफ्लेक्शन, इसकी वजह से यहाँ पे डिफ्लेक्शन, तो क्या हो जाएगा? यहाँ का वर्क डन और यहाँ का वर्क डन बराबर होगा, यही लिखा गया है। तो जिसको लग रहा था ना समझ में नहीं आ रहा, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं लिखी गई, छोटी सी बात है, इसकी वजह से यहाँ पे डिफ्लेक्शन, इसकी वजह से यहाँ पे डिफ्लेक्शन लिख दिया, यहाँ का वर्क डन बराबर होगा यहाँ के वर्क डन के, वही लिखा गया, और यही बेटीज ने बोला है, कुछ नहीं बोला है और नई कोई बात नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे P और Q दो अलग अलग सिस्टम थे,
तो बेटीज ने तो बड़ा अलग अलग लोगों को शामिल करके या बात करके, लोग का मतलब लोड को शामिल करके बात करी। मैक्सवेल रेसिप्रोकल क्या कहता है कि यार एक काम करो, आप जो है पी सिस्टम और क्यू सिस्टम दोनों को बराबर कर दो। क्या कर दो? बराबर कर दो। यानी कि मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, पहले तो इन दोनों को हटा देता हूँ और मैं बोल देता हूँ कि भाई यहाँ पे जो यहाँ का जो लोड है और यहाँ का लोड बराबर हो जाएगा। यानी कि पी सिस्टम इज इक्वल टू क्यू सिस्टम, यानी कि पी इज इक्वल टू क्या कर दिया, क्यू कर दिया, तो उसको मैंने डब्ल्यू से लिख दिया। अब आगे क्या बोल रहा है? आगे ये बोल रहा है कि जब ये दोनों बराबर है तो ये डिफ्लेक्शन भी बराबर ही होगा। अरे बराबर ही होगा ना, लोड एक जैसा है तो उसके नीचे डिफ्लेक्शन भी एक जैसा होगा। तो ये वाली जो बात है वो रेसिप्रोकल ने बोली है। रेसिप्रोकल स्पेशल केस हो गया बेटीज लॉ का, जिसके अंदर पी सिस्टम ऑफ फोर्स इज इक्वल टू क्यू सिस्टम ऑफ फोर्स, देन द डिस्प्लेसमेंट कॉज द डिस्प्लेसमेंट अंडर बोथ द लोड विल बी इक्वल, द डिस्प्लेसमेंट अंडर द लोड विल बी इक्वल। ये मैक्सवेल रेसिप्रोकल की कहानी है और कुछ नई बात नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट हो जाएगा मैक्सवेल रेसिप्रोकल। मैक्सवेल रेसिप्रोकल लॉ। सर इस क्वेश्चन में कैसे समझेंगे कि पी सिस्टम कौन है और क्यू सिस्टम कौन है? तो बेटा जी आप जिसको मर्जी पड़े पी सिस्टम मान लो, जिसको मर्जी पड़े क्यू सिस्टम मान लो, ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है। इसको पी सिस्टम मान लो तो ये क्यू सिस्टम हो जाएगा, इनको पी मान लेते हैं तो ये क्यू हो जाएगा। बस वर्क डन का वैल्यू जो है आपको इस तरीके से लिखना है पूनम। ठीक है, तो ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि पहला लिखा हुआ पी होगा, इसको क्यू मान लो तो इधर क्यू डेल्टा हो जाएगा, इधर पी डेल्टा हो जाएगा, कहानी खत्म। सिंपल है, मतलब जो भी लोड सिस्टम दे रखा है उसमें से एक को पी मान लो, दूसरे को क्यू मान लो, बस सिंपल सी बात। नेक्स्ट हो जाएगा मैक्सवेल रेसिप्रोकल लॉ। तो इसमें पहला पॉइंट लिखिए, इट इज द स्पेशल केस ऑफ बेटीज लॉ, स्पेशल केस ऑफ बेटीज लॉ, स्पेशल केस ऑफ बेटीज लॉ इन विच अब नेक्स्ट लाइन में लिखना है पी सिस्टम ऑफ फोर्स इज इक्वल टू क्यू सिस्टम ऑफ फोर्स। ठीक है, हमने क्या लिखा, इट इज स्पेशल केस ऑफ बेटीज लॉ इन विच, उसके नीचे नेक्स्ट लाइन में लिखना है, क्या लिखना है, पी सिस्टम ऑफ फोर्स इज इक्वल टू क्यू सिस्टम ऑफ फोर्स, पी सिस्टम ऑफ फोर्स इज इक्वल टू क्यू सिस्टम ऑफ फोर्स। क्लियर? तो इसका मतलब हो जाएगा W, इसकी वजह से ये A और B लिख देता हूं मैं, कोई भी B पॉइंट हो जाएगा, इस W की वजह से B के नीचे डिफ्लेक्शन हो जाएगा, दैट इज द डेल्टा B, और इस W की वजह से यहां पे डिफ्लेक्शन हो जाएगा डेल्टा A, यहां पे हो जाएगा डेल्टा A। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, दैट इज वर्क डन एट पॉइंट ए क्या हो जाएगा, 8 पॉइंट ए क्या हो जाएगा, दैट इज W इंटू डेल्टा ए, और वर्क डन हो जाएगा 8 पॉइंट बी, तो ये हो जाएगा W इंटू डेल्टा बी, तो ये हो जाएगा बाय मैक्सवेल रेसिप्रोकल लॉ, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वर्क डन ए पॉइंट पे इज इक्वल टू बराबर हो जाएगा वर्क डन बी पॉइंट पे, तो बी पॉइंट पे बराबर हो जाएगा, यानी कि W इंटू डेल्टा ए इज इक्वल टू W इंटू डेल्टा बी। तो इसमें W से W क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डेल्टा ए इज इक्वल टू डेल्टा बी। इसका यूज जो है मैट्रिक्स मेथड ने बड़े वाइडली यूज किया, बहुत अच्छे से। ये दिखने में मजाकिया तौर पे हम लोग बोल जरूर रहे कि बेटीज का है दोनों बराबर मान लिए, लेकिन इसका अपना बहुत बड़ा रोल है मैट्रिक्स मेथड में। लिखो इसको, नोट करिए।
इसमें लिखिए इट इज एप्लीकेबल, वेरी इंपॉर्टेंट, यही ऑब्जेक्टिव है तुम्हारे लिए, इट इज एप्लीकेबल फॉर बोथ डिटर्मिनेट एंड इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, indeterminate, determinate or indeterminate structure. It is applicable for both determinate और indeterminate structure, दोनों के लिए वैलिड रहता है ये, दोनों के लिए वैलिड रहता है ये। तो ये ध्यान रखना है कि भाई जो मैक्सवेल रेसिप्रोकल लॉ है वो किसके लिए वैलिड है, तो दोनों के लिए वैलिड है, डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट दोनों के लिए। सो दीज आर द बेसिक थ्योरम जो आपको ध्यान रखनी है, दीज आर द बेसिक थ्योरम। कहाँ गए, ये रहे। हाँ, अब और कौन सा बचा है, चौथा सुपरपोजिशन थ्योरम। तो पहले इसको भी लिख लो, सुपरपोजिशन थ्योरम चौथी लिख लो, अब इसके बारे में भी लिख लेते हैं। फोर्थ हो जाएगा सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन थ्योरम की अगर मैं बात करता हूं तो माय डियर फ्रेंड्स, इट इज, इसको जरा समझें तो क्या रहता है। सुपरपोजिशन का मतलब क्या है, देखो कहने की बात, ये एक सिंपल सी बात कहता है कि जिन वैल्यूज को या जिस डायग्राम को एक दूसरे पे इंपोज करना चाह रहे हैं, रखना चाह रहे हैं, तो उन वैल्यूज में डिफरेंसेस बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे अगर मान लेते हैं मेरे पास में यहाँ पे अगर मैं बनाता हूँ, सपोज करिए ये आपके पास में यूडीएल लोड लग रहा है और इसकी वजह से बेंडिंगमेंट डायग्राम बनता है कुछ ऐसा। अगर मैं यहाँ पे प्रोप रिएक्शन लगा दूं, इसकी वजह से जो बेंडिंगमेंट डायग्राम बनेगा वो बनेगा कुछ ऐसा, सॉरी, इसका जो बेंडिंगमेंट डायग्राम बनेगा वो बनेगा कुछ इस तरीके से, तो ये हो जाएगा कुछ ऐसे। तो मैं जब इन दोनों को एक दूसरे पे ओवरलैप करता हूँ, उसी ओवरलैपिंग को बोल रहे हैं सुपरपोजिशन। एक दूसरे पे ओवरलैप अगर हम करते हैं तो जिन चीजों को ओवरलैप करना चाह रहे हैं उनमें डिफरेंसेस बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर बहुत ज्यादा है तब ये सुपरपोजिशन थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगी। दिस इज द वन। ठीक वैसे ही जब आप क्या बोलते हैं, अपने बुक्स को आप जब जमाते हैं अपने रूम के अंदर, तो आप क्या करते हैं, सबसे नीचे सबसे बड़ी वाली, फिर उसके ऊपर छोटी 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 करते करते आप सारा सेट जमा देते हैं। कई बार आप जब रखने की कोशिश करते हैं तो बड़ी बुक के बीच में छोटी बुक रख के देखो, क्या वो सारा सेट बन पाएगा, नहीं बन पाता है। तो जो आप बड़ी के ऊपर उससे जस्ट छोटी, देन जस्ट छोटी, देन जस्ट छोटी, तो ये जो चीज आप कर रहे हैं ना, बेसिकली सुपरपोजिशन थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहे हैं, बेसिकली सुपरपोजिशन थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो सुपरपोजिशन थ्योरम जो एप्लीकेबल रहता है, ये एप्लीकेबल रहता है, एप्लीकेबल व्हेन इसमें लिखिए, तो इसमें लिखिए इट इज एप्लीकेबल व्हेन, it is applicable when the differences in the values is, it is applicable when the differences in the values is very less, the differences in the values is very less। और इसको बहुत इंपॉर्टेंट करके करिएगा, ये एग्जाम में बहुत बार आया है। सुपरपोजिशन थ्योरम कब लगती है, जब वैल्यूज में डिफरेंस, कौन सी वैल्यूज, जिसको मैं सुपर इंपोज करना चाह रहा हूं, सुपर मतलब उनको कंपेयर करना चाह रहा हूं, तो जिन दो वैल्यूज को, दो या दो से ज्यादा जो भी है, तो उनके डिफरेंसेस, उनका जो डिफरेंस हो ज्यादा नहीं होना चाहिए, बहुत कम रहना चाहिए। तो इट इज एप्लीकेबल व्हेन द डिफरेंस इन द वैल्यूज इज वेरी लेस, डिफरेंस इन द वैल्यूज इज वेरी लेस, बहुत कम जो है वो डिफरेंसेस रहना चाहिए। So this is the superposition theorem। चलिए, so this is the superposition theorem जो आपको ध्यान रखना है। अब यहां से आपका जो पार्ट रहता है वो बेसिकली पार्ट रहता है स्लोप डिफ्लेक्शन, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन
एंड आर्चेज केबल वाला, ये वाला पार्ट रहता है। बट सेफ साइड चलने के लिए हम लोग जो है एनर्जी मेथड के कुछ पार्ट देख लेते हैं जो हमें आइडिया रहे कि भी एनर्जी मेथड किसके लिए एप्लीकेबल है और उसका बेसिक कंसेप्ट क्या है। प्रॉब्लम आप बना सकते हैं, कोई इशू नहीं, उसका आइडिया भी हम आपको एक दो प्रॉब्लम करवा देंगे, ठीक है ना। तो उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, एनर्जी मेथड। एनर्जी मेथड और मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी मेथड, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी मेथड और स्ट्रेन एनर्जी मेथड, ये सारे इसी के एक ही नाम है, ये स्ट्रेन एनर्जी, स्ट्रेन एनर्जी मेथड, ये सारे के सारे एक ही मेथड के नाम है, अलग अलग नहीं है। एनर्जी मेथड, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी मेथड और स्ट्रेन एनर्जी मेथड। सो इट इज काइंड ऑफ फोर्स मेथड, इट इज काइंड ऑफ फोर्स मेथड, ये फोर्स मेथड के काइंड है। सूटेबल कब रहते हैं? सूटेबल रहेंगे, सूटेबल रहेंगे when ds is very less, ds is very less से 1 और 2, से ds का जो वैल्यू है 1 और 2 है। अगर आपके पास में ds का वैल्यू 1 या 2 है, ds का वैल्यू अगर 1 या 2 है, तब हम लोग जो है वो इस मेथड का यूज करते हैं। मान लेते हैं मेरे पास में अगर ds 1 है, if ds is 1, तब हम लोग कंडीशन यूज करते हैं। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल अगर हम देखें तो ये हो जाएगा हमारे पास में कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या होगा, हियर इट इज, दिस इज द RB एंड दिस इज द लोड एंड हियर इट इज एंड दिस इज द 1। तो यहाँ पे मेरे पास में ds जो निकाला जाएगा वो हो जाएगा RE माइनस R, तो 4 माइनस 3, तो ds इज इक्वल टू 1। तो 1 कौन है? 1 में यहाँ पे मान लेता हूँ प्रोप रिएक्शन, प्रोप रिएक्शन जो है वो मेरे पास में 1 अननोन है। तो अगर मुझे इसका वैल्यू निकालना है तो इसका वैल्यू निकाला जाएगा डेल U ओवर डेल R इज इक्वल टू 0। R इज द प्रोप रिएक्शन, RB लिख देता हूं तो आपको ध्यान में रहे, डेल U ओवर डेल RB इक्वल टू 0। अगर अननोन 2 है, if ds is 2, दूसरा हो जाएगा if ds is 2, अगर ds 2 है तब क्या होगा, तब उस केस में हम लोग जो कंडीशन यूज करेंगे वो करेंगे डेल U ओवर डेल R इज इक्वल टू 0 एंड डेल U ओवर डेल M इज इक्वल टू 0, डेल U ओवर डेल M इक्वल टू 0। अब एग्जामिनर ने क्या करा, एग्जामिनर ने ये नहीं पूछा कि भाई अगर एक अननोन है तो कौन सा कंडीशन कैसे लिखोगे, वो सारी चीजें। एग्जामिनर ने क्वेश्चन ये पूछ लिया कि अगर आप एनर्जी मेथड यूज करते हैं तो एनर्जी मेथड किस थ्योरम पे और किस पे बेस्ड है। क्वेश्चन ये आते हैं, ऑब्जेक्टिव सीधी सी बात है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि भाई एनर्जी मेथड किस थ्योरम पे और किस कंसेप्ट पे बेस्ड है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये इक्वेशन कुछ देखी दिखाई लग रही है, ये इक्वेशन कुछ देखी दिखाई लग रही है। कहाँ पे, तो कहाँ गए भाई वो, कहाँ गए, हाँ ये रे, इसमें देखो ये इक्वेशन कुछ देखी दिखाई लग रही है, डेल U ओवर डेल P इक्वल टू डेल्टा, कैस्टिग्लियानो सेकंड थ्योरम, कैस्टिग्लियानो सेकंड थ्योरम। तो कैस्टिग्लियानो सेकंड थ्योरम क्या कहता है, डेल U ओवर डेल P इक्वल टू डेल्टा। तो यहाँ पे अगर हम लिखेंगे ना तो इसमें क्या लिखेंगे, कहाँ गया, हाँ, तो यहाँ पे क्या हो गया, इसको मैं अगर लिखूं तो ये क्या बन रहा है, इसको अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा कुछ ऐसे, लुक एट दिस। तो ये इक्वेशन लिख रहे हैं डेल U ओवर डेल R इक्वल टू, अगर मैं डेल्टा लिखता हूं तो इसका मतलब ये हो गया कि ये प्योर तरीके से कैस्टिग्लियानो सेकंड थ्योरम पे यूज कर रहा है, प्योर तरीके से अगर मैं ऐसा लिखता हूं तो। लेकिन मेरे पास में यहाँ पे लिखा गया 0, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये लीस्ट वर्क पे भी डिपेंडेंट है। लीस्ट का मतलब 0 मान के चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो पहले ये लिखो, फिर मैं स्टेटमेंट लिखवा देता हूं जो आपसे अक्सर पूछा जाता है। लिखिए इसको,
it is application of Cauchy-Gillianos second theorem, and based on principle of least work, so it is very important you know that प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट वर्क, जहां पे यू स्ट्रेन एनर्जी है आप अच्छे से जानते हैं, और स्ट्रेन एनर्जी 4 तरीके से दी जाती है जिसके फॉर्मूले आपने 100 में लिख रखे हैं. सो हियर आई एम नॉट गोइंग, उसको दोबारा नहीं लिख रहा हूं मैं. अब जैसे इसका एग्जांपल अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा. एग्जांपल अगर हम देखें तो मान लो मैं क्वेश्चन पूछ देता हूं, व्हाट इज स्ट्रेन एनर्जी stored in cantilever beam when point load is applied at free end. Point load is applied at free end. Point load is applied at free end. और ये आपको दे रखा है डायग्राम कुछ ऐसे, यहाँ पे P लोड लग रहा है, दिस इज द L. तो इसकी वजह से आपको स्ट्रेन एनर्जी निकालना है, स्टोर्ड कितना होगा. तो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड आप जानते हैं, स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड क्या हो जाएगा. यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, अगर बेंडिंग की वजह से अगर हम बात करेंगे तो ये दिया जाता है इंटीग्रेशन 0 से L mx स्क्वायर इंटू dx डिवाइडेड बाई 2EI. ये इंटीग्रेशन होता है तो 0 से L या L/2 जो भी होता है आप ले सकते हैं. mx स्क्वायर dx अपॉन 2EI. mx इज द बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन. तो कैंटिलीवर के लिए बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन लिखो और पुट करो, सोल्व करो. तो यहां से हम लोग लेंगे दिस इज द x, तो इक्वेशन हो जाएगा mx का इक्वेशन क्या हो जाएगा, दिस इज द p इंटू एक्स. पुट कर देंगे उसमें, तो पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, mx का जो इक्वेशन हो रहा है वो हो जाएगा दैट इज द p इंटू एक्स. और एनर्जी स्टोर्ड हो जाएगा, स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड सो u इज इक्वल टू 0 से L mx का स्क्वायर dx डिवाइडेड बाई 2EI. तो ये हो जाएगा u इज इक्वल टू 0 से L p इंटू एक्स का स्क्वायर इंटू dx डिवाइडेड बाई 2EI. तो ये हो जाएगा आपके पास में p स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2EI इंटीग्रेशन 0 से L. सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये हो रहा है dx, इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा p स्क्वायर 2EI एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 0 से L. दिस इज द 1. तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा p स्क्वायर L क्यूब डिवाइडेड बाई 6EI. दिस इज द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन द कैंटिलीवर बीम. ऑब्जेक्टिव.
चलिए एक क्वेश्चन में होमवर्क के लिए दे देता हूं, प्रैक्टिस के लिए। आपके पास में कोई एक ट्रस गिवन है, लुक एट दिस, हियर इज द ट्रस एंड इसमें जो आपको कंडीशन दे रखा है कुछ ऐसे है, यहाँ पे हो जाएगा हिंज और यहाँ पे हो जाएगा रोलर, दिस इज द रोलर एंड हियर द पी लोड इज एक्टिंग और दिस इज द ए बी सी और डी। और आपसे पूछा गया स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन ए बी मेंबर, स्टोर्ड इन ए बी मेंबर, ए बी मेंबर क्या होगा, ये आपको बताना है, ये आपको बताना है, राइट। चलिए, सो दिस इज ऑल अबाउट द एनर्जी मेथड एंड हियर इट इज। नाउ कल की क्लास में हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वो डिस्कशन होगा हमारे पास स्लो डिफ्लेक्शन, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड एंड अगर टाइम रहता है तो हम लोग आरसीएस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। सो ये ध्यान रख लीजिए, जो जो पॉइंट मैंने लिखा है वो सारे टिप्स पे रहने चाहिए बिकॉज डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। सो इस क्लास के लिए इतना ही, कल मिलते हैं 11:30 पे। थैंक यू।